Hello students, today we will read the lesson 3 class 8 glimpses of the past यानी कि भूतकाल की झलकें। स्टूडेंट्स इस लेसन में 1757 टू 1857 के बीच की जो हिस्ट्री का पीरियड है हमारे देश का 1757 से 1857 के बीच में डिपिक्ट किया गया, इस लेसन में दर्शाया गया है थ्रू द पिक्चर्स। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द मार्टिर्स मीन्स शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक फंक्शन हुआ, एक समारोह है। ओह माई कंट्री मैन, ए मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों में जो है क्या भर लो आंसू। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स, जब आप जो इंडिया के जो मार्टिर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को जब तुम याद करते हो, रिकॉल करते हो। इसका मतलब एक दिल्ली में एक समारोह में जो लता मंगेशकर है वो ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये सॉन्ग जो है गा रही हैं। एक साइड में ये जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, यानी कि कंपनी का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की, जो अंग्रेज़ों की इंडिया के अंदर 1600 ईस्वी में आई थी, तो उसने क्या किया 1757 से 1849 के बीच में द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी कि कंपनी की विजय, उन्होंने क्या क्या जीतें हासिल की। देखो, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने सुपीरियर मीन्स अच्छी क्वालिटी के वेपन्स, हथियारों की वजह से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, जो 18वीं सदी का भारत था उसमें अपने अच्छे हथियारों की बदौलत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी। एक्सटेंड मैंने बढ़ा रही थी। इंडिया 1765, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो 1765 में इंडिया, जो येलो कलर है इंडियन प्रिंसेस, यानी कि जो येलो कलर का जो इंडिया को येलो कलर का पार्ट इंडिया का, इसमें इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीय राजाओं का उस समय जो है राज था। और जो पिंक कलर है ब्रिटिशेस, यानी कि जो बंगाल का हिस्सा है यहाँ पर जो पिंक कलर शो किया गया है, उस समय ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी, यानी कि उनका क्षेत्र था। तो ये है 1765 का। उसके बाद देखते हैं इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के राजकुमार यानी कि राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि दूरदृष्टि नहीं थे, वो लंबी सोच नहीं थी। दैट अपस्टार्ट राजा, वाह वो अपस्टार्ट का मतलब उदंडी यानी कि घुमंडी राजा। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी इन डिफीट हिम, वे मुझे उनको डिफीट करने में, हराने में मदद करेंगे। इस तरह से इंडियन प्रिंसेस थे वो आपस में क्या करते थे, लड़ाई करते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, जो इन कॉन्स्टेंट्स का मतलब लगातार लड़ाइयों की वजह से लोगों के अंदर क्या नहीं थी, पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. दो राइवलरीज का मतलब, राइवलरीज क्या मतलब, विरोधी। हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते जो विरोधी राजा एक दूसरे के थे। एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन जो है प्रिंसेस, ईजिली मैंने आसानी से दमन कर देते, सबड्यू कर देते इंडियन प्रिंसेस का वन बाय वन, एक एक करके। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, एक दूरदृष्टा फार सीइंग रूलर राजा था, उनका क्या नाम था, जो ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, यानी कि मैसूर के टीपू सुल्तान नामक एक किंग थे जो वो दूरदृष्टा थे, वो अंग्रेज़ों की चाल को समझते थे। फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो अंग्रेज़ों से जब तक लड़े जब तक वो उनकी फाइटिंग करते हुए उनकी डेथ नहीं हुई, यानी कि
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ 4 जो है लड़ाइयाँ, यानी कि 4 बार उसने बैटल की थी, और 4th बैटल में वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, थैंक गॉड देयर इज़ ए पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वार, नो लूटिंग बाई ठग्स। यानी कि स्टार्टिंग में जो इंडियन थे वो क्या करते थे, इनको पसंद करते थे ब्रिटिशर्स को। वो कहते थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब भगवान का धन्यवाद है, देश में शांति है। नो मोर वार, अब कोई और लड़ाइयाँ नहीं होती। एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और ठग भी है वो क्या नहीं करते, लूट नहीं करते। तो ये ऊपर लिखा है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स। जो अंग्रेज़ों ने ये कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय हासिल की, इनके बारे में जो इंडियन के क्या रिएक्शंस थे। फर्स्ट तो है कुछ लोग पसंद करते थे, थैंक गॉड जो इनकी वजह से यहाँ पीस आ गई। अगले क्या कहते हैं, इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। स्टार्टिंग में लोग कहते हैं ये भगवान ने ही जो है ब्रिटिश को यहाँ भेजा है पीस शांति स्थापित करने के लिए। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, हमारा भाग्य इनसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो है रिएक्ट करते हैं स्टार्टिंग में। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि इन वाइट मैन्स ने, अंग्रेज़ों ने हमारे किंग्स को है ना क्या कर दिया, या तो किल्ड कर दिया, मार दिया, या डिथ्रोन का मतलब उनका राज्य ले लिया। सम किंग वर नॉट गुड, कुछ किंग अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। और लोग कई लोग कहते चलो वो कुछ उनमें से कुछ अच्छे नहीं थे आफ्टर ऑल, परंतु इस सब के बावजूद वे इसी धरती के थे, यानी कि थे तो इंडिया के ही। नेक्स्ट है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरनर्स। अब कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि हम अब इन फॉरनर के क्या बन गए, स्लेव, गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1835। अब इसमें हम पढ़ेंगे 1765 से 1836 के बीच में अंग्रेज़ों का रूल, जो ब्रिटिश रूल था। रिलीजियस लीडर प्रेस्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे इंडिया के, जो उन्होंने उसमें क्या प्रेस्ड का मतलब प्रचारित किया, यानी कि फैलाया। कौन से विचार उन्होंने फैलाए जो धार्मिक लीडर ने उस समय, अनटचेबिलिटी, छुआछात, और चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जो शादी जल्दी करना, वो ये आइडियाज़ उन्होंने प्रेच किए, फैलाए। एनीवन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन्स। और उन्होंने क्या कहा, जो कोई भी समुद्र पार करता है वो अपना धर्म खो देता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। एक ये धार्मिक नेता है और ये क्या कह रहा है, ऑल द मिजरीज, सारे दुख इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ड्यू टू वुमेन, औरत की वजह से हैं। यानी कि लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं उस समय के धार्मिक जो हैं लीडर्स, धार्मिक नेता। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। और सच्चाई यह थी कि इंडियंस जो है उस समय अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कोर्न देम। और ब्रिटिश उनसे क्या करते, स्कोर्न यानी कि नफरत करते, हेट करते। ब्रिटिश इंडियन को उस समय पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या बातें करें अंग्रेज, द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो वो क्या कहते हैं, नेटिव माने यहाँ के मूल निवासी, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास के योग्य नहीं है, वर्दी नहीं है, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी के योग्य भी नहीं हैं। दस योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ एक इंडियन शो दिखाया गया है, ये कहता हाँ योर ऑनर, हाँ श्रीमान जी आप सही कह रहे हैं कि इंडियन अनवर्दी हैं, ऑनेस्ट भी नहीं हैं, और विश्वास के अनवर्दी हैं, इनके ट्रस्ट के अनवर्दी, परंतु मैं नहीं हूँ, आई एम ऑनेस्ट। इनके इसका मतलब ये कि सर मैं तो ऑनेस्ट, ईमानदार हूँ, बाकी इंडियन नहीं हैं। बीइंग मर्चेंट, व्यापारी होने की वजह से के होने के नाते, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। जो अंग्रेज़ थे जल्दी प्रॉफिट, लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड्स। और उन्होंने इंडियन पर जो हैवी टैक्सेस लगा दिए, भारी टैक्स, जिसकी वजह से जो है इंडियन फार्मर्स थे फॉरेस्ट मजबूर हो गए क्या करने के, अबैंडन देयर फील्ड्स, अपने खेतों को अबैंडन करने के लिए, छोड़ने के लिए। बट
योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। एक इंडियन फार्मर कह रहा है ब्रिटिशर्स को, आपके आदमी सारी मेरी क्रॉप्स फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स। और ये ब्रिटिशर कहता तेरा तो अब भी एरियर बकाया, इनके अब भी कुछ पैसे बकाया तेरे तो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तू अगले वीक सप्ताह नहीं पे करता, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुझे जेल में भेज दूंगा। यानी कि इंडियन है, ब्रिटिशर्स है इंडियन पर हैवी टैक्सेस लगाए हुए हैं उस टाइम पर। तो नेक्स्ट है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। ब्रिटिशर्स ने कुछ अदर मेथड, दूसरे तरीके भी इन्वेंट मैंने खोज लिए जिससे उनको मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो क्या मतलब वे तरीके थे? द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। उन्होंने क्या किया, जो गुड्स मीन वस्तुएं मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की बनी हुई होती थी और जो इंडिया में इंपोर्ट करके आयात करके लाती थी, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी जो इंडिया में ब्रोड लाई जाती थी। यानी कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई गुड्स सामान लेके बेचने के लिए लाया जाता तो उस पर एक टैक्स लगता जिसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, परंतु ब्रिटिशर ने वो यहाँ इंडिया में खुद ही हटा लिया। इंग्लैंड से आने वाले जो सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, जिससे उनका ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। इनके वो प्रॉफिट अपना करते, सस्ती चीज़ें थोड़ी इंडिया में बेचते हैं। ए गुड आइडिया, ये तो अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्राइपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉज थे जो उन्होंने कानून बनाए, बिगेन टू क्राइपल, क्राइपल माने मतलब बर्बाद करना, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया उन्होंने, ऐसे रूल बनाए। इनविटेबली माने अवश्यंभावी रूप से। फैमिन्स फॉलोड, फैमिन मीन्स अकाल आए बिटवीन 1822 एंड 1836 के बीच में। इंडिया के अंदर इस समय के दौरान कई अकाल भी पड़े, यानी कि बारिश ना होने की वजह से क्रॉप्स वगैरह नहीं हो सकी। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। और इन फैमिन्स में, अकाल में 15 लाख लोग स्टारवेशन में भूख की वजह से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, उनकी नीतियाँ थी, वो ब्रिटेन में बनी हुई गुड्स या इंडिया में जो सस्ते दामों पर बेचते थे, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी रूइंड माने बर्बाद कर दिया। द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो इंडिया के एक्सपर्ट आर्टिसन माने शिल्पीकार थे, बुनकर वगैरह, उनके बिजनेस को क्या कर दिया उन्होंने, तबाह कर दिया, रूइंड कर दिया, बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है पेज, ये है फोर्थ पार्ट। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे 1772 से 1833 के बीच में। इस पीरियड में देखो क्या होता है। राम मोहन रॉय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, लर्नड माने पढ़े लिखे, एक पढ़े लिखे आदमी यानी कि एजुकेटेड आदमी थे बंगाल के। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गए कि हमारे देश में क्या रॉन्ग हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, किस वजह से इंडियन जो है पिछड़ते जा रहे हैं। लेट्स नॉट डेस्पाइज आवर सेल्फ। तो वो क्या कहता है, डेस्पाइज माने तुच्छ समझना, छोटा ना समझना। वो इंडियन को कहता है कि हाँ वो हम अपने आप को डेस्पाइज यानी कि छोटा ना समझें। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी एंशियंट माने पुरानी इंडिया की कल्चर संस्कृति वो महान है, ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बड़ी उपलब्धियाँ के कैपेबल मीन योग्य हैं, अचीवमेंट्स कर के। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, और सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास हमारे देश को जो क्या कर रहे हैं, रूइन कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी वाइफ उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय है ना अनेक कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, परंतु उनके दूध का कलर सेम होता, वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर्स के, यानी कि यहाँ रिलीजियस टीचर्स से मीनिंग है,
अलग अलग ओपिनियन विचार होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, परंतु हर धर्म का सार है वो एक ही होता है। एसेंस मीन्स सार, यानी कि उनका बेस वे वो क्या मतलब है यहाँ पर राम मोहन राय का कि हर धर्म सेम ही बातें मतलब सिखाता है, सब लोगों को समानता की, परंतु उन धर्म हैं वो अलग अलग हैं और उनके तरीके हैं जो हम वो भी अलग अलग हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राम मोहन राय थे वो जो साइंस और विज्ञान की और मॉडर्न नॉलेज जो आधुनिक ज्ञान था उसकी पढ़ाई से उसके प्रति अट्रैक्टेड आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और वो सोचते थे ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की बजाय जो रामायण महाभारत वगैरह हिंदू धर्म की थी उनकी बजाय नॉलेज कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए नॉलेज और प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, इसीलिए लोगों को उन्होंने एजुकेटेड करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक न्यूज़पेपर, एक अखबार प्रकाशित किया, परंतु ब्रिटिश ने सस्पिशियस होकर यानी कि उस पर शक करके उसको 1823 में उस न्यूज़पेपर को जो है उसको पब्लिश करने से राम मोहन राय को रोक दिया। और इसके बाद राम मोहन राय ने क्या किया, ही क्रॉस्ड द सी, उसने समुद्र पार किया, एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए टू सी, देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को इतना पावरफुल बना दिया। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उसने उनको बताया, यानी कि ब्रिटिश अपने नॉलेज की वजह से इतने पावरफुल थे। उन्होंने क्या कहा ब्रिटिशर्स को, वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर, हमने आपको एक शासक के रूप में, रूलर के रूप में स्वीकार कर लिया, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, और आपको भी हमें प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, परंतु आपको याद रखना, ज़रूर याद रखना पड़ेगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट, यानी कि एक जो रूलर की, यानी कि शासक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑज होती हैं टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी प्रजा के प्रति, ऑज मीन्स एक प्रकार की देनदारी, ऋण, यानी कि जो रूलर हैं उनका भी एक प्रकार की देनदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, प्रजा के प्रति, कि उनका कुछ भला करें, मतलब वो उनके लिए कुछ अच्छा करें। ऑपरेशन यानी कि दमन, 1765 टू 1835 के बीच में जो जो ब्रिटिश ने इंडियंस का दमन किया, ऑपरेशन, वो देखो। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, वो इंडियन को ऑपरेस करते रहे, उन्होंने जारी रखा उनको दबाना, दमन करना। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड नाम का एक रूल पास किया ब्रिटिशर ने। अंडर इट, इसके अकॉर्डिंग, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, किसी भी इंडियन को है ना कोर्ट में, ट्रायल का मतलब मुकदमा चलाए बगैर क्या किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, पूरे समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में, ड्रू बिग सैलरी, बड़ी बड़ी सैलरी लेते, एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और साथ साथ वो फॉर्चून माने अपना भाग्य प्राइवेट बिजनेस में भी जो है अपना भाग्य आजमाते, यानी कि वो ब्रिटिशर्स हैं, वो अंग्रेज़ थे जो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरी वो भी करते, और जो साथ साथ अपना प्राइवेट बिजनेस भी इंडिया में करते थे। बाई 1829, 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, यानी कि 1829 तक जो ब्रिटेन है, जो इंडिया एक्सपोर्ट ब्रिटिश गुड्स, जो एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर चीज़ों को बेचना, बाहर भेजना, और इम्पोर्ट खरीदना, तो ब्रिटिश की बनी हुई वस्तुओं को वो कितने की, 7 करोड़ रुपए की वर्थ मीन्स कीमत की जो ब्रिटिश गुड्स की वस्तुएं थी इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगा, यानी कि 7 करोड़ उस में की बहुत बड़ी अमाउंट है। 7 करोड़ का जो ब्रिटेन से जो है यहाँ उसकी चीज़ें इंडिया में एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम,
और जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे वो जब इंग्लैंड में वापस गए तो उन्होंने रिपोर्ट किया था, क्या किया था, इससे पहले किए रह जाता है, द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। जो ब्रिटिशर्स थे, प्रोस्पर्ड माने फले फूले, ऑन कंपनीज, कंपनी जो लूट मचा रही थी, इनके इंडिया का एक्सप्लॉइट, शोषण कर रही थी। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो मरना शुरू हो गई, इनके बर्बाद होना शुरू हो गई। तो यहाँ क्या, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जब वो गवर्नर जनरल बेंटिक अपने घर वापस गए तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो है ना, बोन्स में हड्डियाँ ऑफ कॉटन वेवर्स, कॉटन के कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की हड्डियाँ, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मैदानों को क्या कर रही हैं, वो सफ़ेद कर रही हैं। यानी कि इंडियन जो वेवर्स हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। डिससेटिस्फैक्शन 1835 एंड 56। तो इंडिया के अंदर असंतोष फैल गया ब्रिटिश के प्रति 1835 से 1856 के बीच में। तो एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पढ़ाई होती थी पर्शियन, पारसी में, और संस्कृत लैंग्वेज में होती थी। इन 1835 1835 में ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। एक लॉर्ड मैकाले नाम के ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक चेंज, एक बदलाव का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। नेटिव का मतलब यहाँ के मूल निवासी, इंडियन को हमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या करनी चाहिए, टीच करनी चाहिए, सिखाना चाहिए। आई एग्री, एक दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर है वो कहता है हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स। और इंग्लिश एजुकेशन ने ऐसे क्लर्क प्रोड्यूस पैदा किए जिनको ब्रिटिशर्स थे पैटी में छोटी नौकरियां, पैटी जॉब देते, अंडर देम, उनके नीचे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इंसिडेंटली यानी कि एक अचानक, यानी कि एक घटना के तौर पर इसने क्या किया, एक नई जनरेशन पैदा की, नई पीढ़ी पैदा की ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट, पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशंस। और उनके मेटेरियल का मतलब आर्थिक जो हालात है उनको भी सुधारने का ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कॉन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए वो कहते हैं कि हमें अपने ग्रीवेंसेस माने अपनी जो हमारा दुख है, जो हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के प्रति जो हमें क्या नाम है, एक प्रकार का हमें जो ग्रीवेंस है, दुख है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें कॉन्वे करना चाहिए। यानी कि ब्रिटिश इंग्लैंड में जाके वहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें बताना चाहिए। तो बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द वॉल ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, लगभग सारे इंडिया को क्या कर लिया था, कॉन्क्वर्ड यानी कि जीत लिया था। देखो ये इसमें येलो कलर दिखाया गया है, ये स्टेट्स हैं, यानी कि येलो कलर के जो इंडियन प्रोविंसेस के बच गए स्टेट्स, और जो पिंक कलर है ये ब्रिटिश एरियाज़ बन गया। और स्टार्टिंग में क्या था, ब्रिटिश एरिया जो हमने स्टार्टिंग में इंडिया का मैप देखा था उसमें देखो यहाँ सिर्फ ये पिंक कलर इस एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में यहाँ बंगाल में, और थोड़ा सा इस एरिया में यहाँ ब्रिटिशर्स थे, और बाकी इंडिया के अंदर जो येलो कलर ज़्यादा था। देखो हम आपको वापस दिखाते हैं चल के, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक मैप आया था, यू विल सी देयर, आप वहाँ देखोगे, लुक हियर, यहाँ देखो 1765 में
ये येलो कलर ज़्यादा है, यानी कि इंडियन प्रिंसेस, इंडिया के राजाओं का जो है राज है वो ज़्यादा है, और ब्रिटिशर्स का ये थोड़ा सा एरिया में है 1765 में, यानी कि असम वगैरह का, कलकत्ता का ये एरिया है, यहाँ पर है सिर्फ, और ये है 1765। और देखो 1765 के बाद ये दूसरा मैप हमारे पास जो है ये है 1856 का। ये कब का है? 1856 का, यानी कि लगभग 90 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स ने, देखो इंडिया का जो स्टेट है येलो कलर कम रह गया, और जो पिंक कलर है ये जो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का शासन था, ये बढ़ गया, यानी कि उन्होंने लगभग पूरे इंडिया के को जो क्या कर लिया, कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जीत लिया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन, और वो इंडियन की जो ज़रूरतें थे उनके बारे में बहुत कम, लिटल केयर, बहुत कम केयर करते थे, देखभाल। द किंग्स हैव बिकम पपेट्स, जो इंडिया के किंग थे, राजा थे, वो क्या बन चुके थे? पपेट्स बन चुके थे। पपेट्स मीन्स कठपुतली जो अंग्रेज़ों की। एंड पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी पुरानी जॉब्स हैं, नौकरियां भी खो चुके हैं, ये इंडियन बातें करें। एंड लैंड, और हमारी ज़मीन भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि उनका धर्म भी चेंज करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप केवल, है ना, ये धार्मिक नेता ये बता रहा है, ये पंडित तो कहता आप सिर्फ बातें ही करते, उनको कुछ बाहर निकालने के लिए भी कुछ करो, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाओ। तो अभी आ गया 10 स्पार्क्स, एक चिंगारी। 1855 के बीच से लेकर 57 के बीच में इंडिया के अंदर एक चिंगारी फैली, उसको क्या थी? देखो ये है टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। टैक्सेस हैं जो ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स लगाए थे इंडिया पे, वो कंटिन्यूड लगातार रहे, और जो रूइन द पीजेंट्स को बर्बाद करने के लिए। इन बंगाल के अंदर द संथालाज, जो संथाला प्रजाति थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिनकी ज़मीनें चली गई थी, अंडर न्यू लैंड रूल, नए भूमि के कानूनों के अनुसार, बिकेम डेस्परेट, वो निराश हो गए। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, वो विद्रोही हो गए। एंड मैसाकर यूरोपियंस, और यूरोपियन मीन्स यूरोप कंट्री के जो ब्रिटिशर्स थे, उनको मैसाकर मीन्स उनका वध कर दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में आए इंडियन कुछ, उनका भी मैसाकर यानी कि वध कर दिया उन्होंने, गुस्सा होकर के। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और डिसकॉन्टेंट मीन्स असंतुष्ट, वाज ब्रेविंग पनप रही थी इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज की आर्मी में भी, क्योंकि उसमें कुछ इंडियन भी थे ना, तो उनमें भी असंतोष, डिसकॉन्टेंट पनप रहा था, ब्रेविंग हो रहा था। द वाइट सोल्जर गेट्स हुज पेज, जो ब्रिटिश जो सोल्जर सिपाही थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, हुज पे मिलती। अच्छा, मैंसन्स यानी कि घर, निवास रहने के लिए, टू लिव इन रहने के लिए, सर्वेंट्स नौकर भी मिलते। वाहिल वी गोट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और जो इंडियन सोल्जर थे उसी रैंक के, उनको क्या मिलती? कम सैलरी मिलती और स्लो प्रमोशन, और धीरे धीरे प्रमोशन भी कम मिलती, स्लो। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और कुछ कहते हैं सोल्जर के अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए कह रहे हैं, और क्या उससे क्या रहा? विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाला कौन है जो हमारी एज ओल्ड, सालों पुरानी कस्टम, प्रथाएं हैं, उनको एबोलिश मैंने समाप्त कर रहा है। तो वो क्या करते हैं? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम इन अंग्रेज़ों को हमें बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, तो एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था जिसने अपने सहायक उच्च अधिकारी एजुटेंट को क्या कर दिया, उसकी रेजिमेंट के, उसके बटालियन के थे, उनको क्या कर दिया था?
अटैक कर दिया, उसके ऊपर मार दिया उसको, और जिसकी वजह से उसको एजुकेटेड यानी कि एक्सिक्यूटेड किया गया, उसको फांसी पर लटकाया गया। मंगल पांडे को उसको फांसी की सज़ा दी गई। नेक्स्ट है 1000 ऑफ अदर सिपॉइज रिवोल्टेड, मतलब हजारों जो दूसरे सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्ट विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनसे जो उनकी यूनिफॉर्म थी, वर्दी थी, वो छीन ली गई। ह्यूमिलिएटेड, उनको अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन, और उनको बेड़ियाँ पहनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा जिन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्दी ही चपातीज में रोटियां भेजेगी एक गांव से दूसरे गांव के अंदर, विलेज। टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर, के उनके राजा को, वुड वांट देयर सर्विसेज, के उनका राजा उनकी जो सर्विसेज है। इससे पहले हम स्टूडेंट्स इधर वाला ये पढ़ते हैं पैरा। फ्यू इंग्लिशमैन्स, कुछ इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स, कुछ जो है ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस की जो कस्टम्स थी, प्रथाएं थी, उनको जो है उनकी कुछ केयर करते थे, उनको समझते थे। और द पीपल्स माइंड, या लोगों का दिमाग भी समझते थे कि इंडियन क्या क्या चाहते, व्हाट द इंडियन वांट्स। ओह अरे प्राउड ब्राह्मण, मतलब प्राउड माने गर्व वाले ब्राह्मण, सोल्जर, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट, जो गोलियों पर ग्रीज लगा हुआ, चिकना पदार्थ लगा हुआ है, यू हैव टू बाइट, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो ये ग्रीज बना हुआ बुलेट के ऊपर, और जो तुम्हें क्या करना, बाइट करना पड़ता है। किससे बना हुआ है, फैट मीन चर्बी, किसकी, काऊ की, और पिग मीन सुअर की, गाय की और सुअर की चर्बी से जो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, जो उस समय गोलियां थी सोल्जर को दी जाती थी, उनको मुंह से जो बाइट करके खोला जाता था, उन गोलियों को खोल को, और उनके ऊपर काऊ की और पिग की जो है क्या लगी हुई थी, फैट चर्बी लगी हुई थी। व्हाट, तो जब इंडियन को पता लगा, वो क्या कहते हैं, क्या इंडियन जो है काऊ को, जो हिंदू धर्म में काऊ को जो है क्या माना जाता है, पवित्र स्पीशीज एनिमल माना जाता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, इन जो वाइट मैन ने, अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है। तो फिर क्या कहते हैं, सून, जल्दी। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में भेजी गई। सीक्रेटली टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, के उनके राजा को, एम्परर माने सम्राट को, उनकी सर्विसेज, सेवाओं की ज़रूरत है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, जो भारतीय सैनिक थे इंडिया के अंदर, उनके पास लोटस मीन्स कमल के जो है फूल भेजे गए। डेथ टू द फॉरनर, और उन्होंने क्या कहा, भाई इन विदेशियों की मृत्यु हो। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ, तो देखो ये जब ये चपातियाँ भेजी जा रही विलेज टू विलेज, एक सिंबल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर, तो दूसरा विलेजर है, ये सरपंच है गांव का, कह रहा हाँ मेरे सारे लोग तैयार रहेंगे। द मासिस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, पैट्रियोट्स मीन्स देशभक्तों को, मासिस मीन्स जो भीड़ थी, गांव के जो लोग थे, उन्होंने उनको सारी तरह की हेल्प भी दी, और शेल्टर मीन्स शरण भी दी। रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट विद्रोह, जिसको जो है इंडिया का फर्स्ट जो फ्रीडम का मूवमेंट है वो भी कहा जाता है। तो ये देखो, देन देर वाज ए वायलेंस आउटब्रेक एट मेरठ, और उसी समय ना मेरठ के अंदर एक हिंसात्मक जो है आउटब्रेक यानी कि एक चिंगारी है विद्रोह की, वो मेरठ के अंदर जो है छिड़ गई। तो क्या होता है वहाँ पर, ये देखो इधर, द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और मेरठ से वहाँ पर जो है एक रिवॉल्ट करके सिपाही थे, दिल्ली की तरफ चल पड़े, और क्या वो स्लोगन नारे लगाने लगे, लॉन्ग लीव और एम्परर बहादुर शाह, और वो कहने लगे हमारे बहादुर शाह जो जफ़र थे, दिल्ली के राजा थे, वो लॉन्ग लिव यानी कि अमर रहे। उन्होंने अपना जो किंग है, जो एक प्रकार से
पूरे इंडिया के अंदर 1857 में जो इंडिया के बहादुर शाह जफ़र आखिरी सम्राट थे उनको अपना राजा माना, और उन्हीं की जो है लीडरशिप में ये जो है 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम जो रिवॉल्ट था वो लड़ा गया। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और रिबेलियन में जो विद्रोही पूरे इंडिया के अंदर फैल गए, यानी कि बहुत सब जगह चले, जो रिवॉल्ट हो गया, विद्रोह हो गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कई लैंडलॉर्ड ज़मींदार अपनी ज़मीनें खो चुके थे। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, अंग्रेज़ों की पॉलिसीज, नीतियों के कारण। एंड दे वर श्योर, और वो क्या थे, रुष्ट थे, इनके नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, वो भी चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से जो है बाहर हो जाएँ, भाग जाएँ। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, इसीलिए वो कहते हैं इन वाइट मैन्स का, अंग्रेज़ों का रूल शासन एंड होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और वो सिपाहियों को क्या कहते हैं, हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, यानी कि हम आपको पैसे वगैरह और जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो देंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई 1857 में। और क्या होता है, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, कई जो फॉर्मर जो रूलर थे, शासक थे, वो भी जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, वो बड़ी मतलब नाराज़ थी अंग्रेज़ों से। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि जो वाइट मैन थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने उसकी किंगडम यानी कि राज्य ले लिया था। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, और उन्होंने जो क्या नाम है, फॉरनर विदेशियों के खिलाफ जो अपसर्ज यानी कि विद्रोह छिड़ा हुआ था उसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि उसके अंदर वो क्या हो गई, शामिल हो गई। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, उस समय जब एक पॉपुलर एक यानी कि प्रसिद्ध एक लीडर थे, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद के, जिसको आजकल अयोध्या भी कहा जाता है, उन्होंने लोगों को कहा, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी जो लैंड को, धरती को क्या करा, बर्बाद कर रहा। देखो उस समय सारे हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर जो है आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए संघर्ष किया था। उस समय लोग हिंदू मुस्लिम के रूप में जो है आपस में लड़ाइयाँ नहीं करते थे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, लोग है ना हर जगह खड़े हो गए, यानी कि हर जगह रिवॉल्ट के लिए, विद्रोह के लिए खड़े हो गए, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। आगे क्या है, अजीमुल्ला खान टोल्ड ताता टोपे, देखो अजीमुल्ला खान ये भी एक मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने ताता टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन स्वतंत्रता, यानी कि एक हमारी जो आज़ादी का जो वार है, युद्ध है, इसमें हमें नाना साहब जो हैं पेशवा, उनको हमारा लीडर बनाना चाहिए। देखो कोई भी अगर हम वार कोई या फिर युद्ध लड़ा जाता है, उसमें कोई न कोई लीडर ज़रूर होता है जिसकी लीडरशिप में वो वार युद्ध लड़ा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ताता टोपे को हमें जो है पेशवा नाना साहब को हमारा लीडर मानना चाहिए। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, एक 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनकी रिस्ट में के कलाई में बुलेट लग गई, गोली लग गई अंग्रेजों की। देखो 80 ईयर के 80 साल के बुजुर्ग भी जो है आज़ादी की, जो इंडिपेंडेंस की जो रिवोल्ट था, लड़ाई था, उसमें भाग लिए हुए थे 80 साल के बुजुर्ग भी। मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और यह माँ गंगा ये मेरी आखिरी जो है ऑफरिंग, यानी कि भेंट है आपको, यानी कि उसके हाथ की कलाई में गोली लगी और उन्होंने सोचा कि तू अगर क्या नाम है, अगर तेरे को गोली लगने की वजह से इस हाथ में जो है थोड़ा बहुत पॉइजन जहर भी फैल जाएगा और तू युद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपना खुद ही हाथ काट के और गंगा जो रिवर है उसमें डाल दिया और अपना जो है क्या नाम अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट, विद्रोह करते रहे थे।
The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. The patriots से देशभक्त pounced upon the Britishes के खिलाफ है ना वो लड़े, यानी कि इकट्ठा हो गए सारे देशभक्त, एंड फोर्ट लड़े, पिच्ड बैटल यानी कि एक प्रकार की भयंकर लड़ाई लड़े ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के अंदर, यानी कि जो 1857 का रिवॉल्ट था, विद्रोह था, मैक्सिमम जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये हुआ था. Students, this is the end of the lessons. If you like my video, please subscribe my channel and even like this video too. Thank you.